पूरे बिहार में जिस तरीके से भाई मुझे परशुराम भगवान ने क्या किया भाई, आप उस पे कमेंट कर रहे हैं। भगवान में को भी जाति से जोड़ रहे हैं आप, और बिहार को बांटने की कोशिश। इसलिए दोनों का चरित्र बिहार के लायक नहीं है। मेरा 5 सवाल है। अब पहला सवाल विपक्ष से, मैं विपक्ष से जानना चाहूंगा कि आप इस बिहार में जितना मर्डर हुआ, मैं लोकल में नजदीक में कह रहा हूं, पहला लॉकडाउन के समय ज्योति पासवान की आप बेटी की ज्योति पासवान का ब्याह करा रहे थे, क्या हुआ? आपकी एक मदद पहुंची। दूसरा, रुपेश जी की बेटी को आप पढ़ा रहे थे, क्या आप सदन में रुपेश का मामला को उठाए? तीसरा, देवेंद्र वर्मा की पत्नी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सभी परिवार को पप्पू यादव को ही क्यों पैसे मदद करने पड़े? देवेंद्र वर्मा की पत्नी को 2 लाख, पप्पू यादव। आप 1 रुपया उस बच्ची और उस परिवार की मदद करने की कोशिश किए? क्या देवेंद्र वर्मा का सवाल उठा सदन में? क्या अनुराग गुप्ता, जिसको हाईकोर्ट ने सीआईडी की इंक्वायरी दे दी मॉनिटरिंग में मुंगेर, 1 साल बाद पप्पू यादव को अनुराग गुप्ता के परिवार को पैसा पहुंचाना पड़ा, आपने वहां मदद क्यों नहीं की? जयप्रकाश यादव का नरसंहार हुआ, वहां मदद क्यों नहीं की? पप्पू यादव को क्यों पहुंचाना पड़ा? वहीं पर कुशवाहा की हत्या हुई, उसकी पत्नी के साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां मदद क्यों नहीं की? राम दरोगा का मर्डर हुआ, वहां मदद क्यों नहीं की? पप्पू यादव को क्यों करना पड़ा? मरवारी का मर्डर हुआ सीतामढ़ी में, वहां क्यों नहीं आपकी? कैलाश गुप्ता का मर्डर हुआ मोतिहारी में, आप वहां क्यों नहीं गए? लगातार निर्मल बबुना को 15 गोली मार दिया गया राइट हैंड विपक्ष के, आप वहां क्यों नहीं गए? राजनीतिक घटना घटी है। आप बिहार में एक भी जगह आपने मदद नहीं की। जितने लोग शराब में मरे, मदद नहीं की। आज नवादा में 20-20 हजार हर परिवार को जन अधिकार पार्टी की तरफ से मदद किया जाएगा, शराब में मरे हुए मृतक परिवार को। मेरा सीधा सवाल है, मुजफ्फरपुर में आपने मदद क्यों नहीं की? मर्डर तो 1000 हुए। 11 दिनों के बाद ये इतना संवेदनहीन विपक्ष इवेंट्स और राजनीति और समाज को बांटने का कि पूरी साजिश करता है ये लोग। मेरा सवाल का जवाब हो तो हिम्मत दे। मेरा दूसरा सवाल जदयू और सुशील मोदी जी से हुआ। मेरा सवाल है कि 15 साल पहले जब सरकार बनी थी जनता दल की, उसमें भाजपा भी थे, उसमें नीतीश जी भी थे, उसमें रामविलास जी भी थे, उसमें लालू जी भी थे। 2 सालों तक सरकार चली, और यदि नरसंहार हुआ तो उसमें लोरिक सेना, कुर्मी सेना, सनलाइट सेना कौन था? मुंह मत खोलवाइए। सबसे ज्यादा नरसंहार सामाजिक परिवर्तन के लिए हुआ था, और उस वक्त सब लोग थे। फिर ये सवाल कहां से उठ जाता है? हुआ घटना, उसके बाद 15 साल आपको मिला। 15 सालों में 7 लाख से ऊपर मर्डर हो चुके हैं। दूसरी घटना, जब लालू यादव के समय में नरसंहार हुआ, तो फिर नीतीश कुमार और लालू यादव एक कैसे हुए सत्ता बनाने के लिए? ये मेरा सवाल है जदयू से। फिर आप नरसंहारियों के साथ एक कैसे हुए, जब आप एक ही पार्टी में सब थे 2 सालों तक? 2.5 साल के बाद इन लोगों की आइडियोलॉजी अलग अलग हुई, और नरसंहार 2 साल के अंदर ज्यादा हुए थे। तो ये सवाल सीधा पप्पू यादव का है जदयू से। और सुशील मोदी जी, आप लगातार ये सवाल खड़ा करते हैं। मेरा सवाल है सुशील मोदी जी, बिहार में आप हत्या को रोके ना। किसी, यदि आपको लगता है कि विपक्ष इन्वॉल्व है, तो विपक्ष से आप ना पूछते हुए, आपकी सरकार है, आप सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। तीसरा, अंतिम विपक्ष से आप
34 मिनट तक विधायक पीटते रहे, आप ऊपर में बैठे रहे, आप नीचे नहीं उतरे। आपको अपने विधायक को बचाने की हिम्मत और औकात नहीं है। डरा हुआ और सहमा हुआ इंसान बिहार बचाने की बात कैसे कर सकता है? जो पटना में अपने वर्कर को पीटते हुए नहीं बचा सकता, वो आम आदमी को बचाने की बात नहीं कर सकता। यह सवाल है, विधायिका पीटती रही और जो भाषा का प्रयोग हुआ कि नीतीश जी इंद्रिय सुख ले रहे थे, वह महिलाओं का अपमान है, विधायकों का अपमान है और वो गलत था, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। ये इंद्रियों सुख, ये विधायकों के बारे में इतना अपमानित, बचा तो पाए नहीं, लोकतंत्र की हत्या कर दी है सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलके, और वो बात मधुबनी गोलीकांड की करते हो। ये शोभा नहीं देता है। अंतिम और दूसरा पॉइंट, हाँ, कि अभी तुरंत एम्स भेजने की जरूरत है, उनको एयर एम्बुलेंस सरकार नहीं दिलवा रही है, इसीलिए एयर एम्बुलेंस से वो जाए, वहां मैंने व्यवस्था कर दी है। सत्ता पक्ष विपक्ष इस बिहार में खूनी खेल खेलने की शुरुआत की, माफ नहीं करेगा कभी। और हम बिहार का 13 करोड़ लोग मर्द पैदा किया है, हम राजस्थान के भरोसे जिंदा नहीं है। ये कमजोर और कायर सरकार है, इसीलिए हमारे यहां आकर के खूनी खेल खेलने की कोशिश की गई। हम बैंड करने की मांग करते हैं, सीधा, कोई समझौता नहीं। मैंने कहा रावण दल हो, बजरंग दल हो, जो ऐसा दल हो, करनी सेना हो, जो ऐसा सेना हो, जो समाज में क्रिमिनल्स गैंग को फांसी दिलवाए, वो लड़े, मुझे मैं स्वागत करूंगा। उनको पैसा देना चाहिए उनकी बच्ची के लिए। उनकी बच्ची की शादी, 5 बच्ची की शादी पप्पू यादव कराए। करनी सेना ने तो पहले ही गोद दे लिया है सभी बच्चियों को। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसा गोद। पहले आप जाकर के उसकी मदद करो ना। आप 3 महीना स्पीडी ट्रायल की बात करो ना। आप फांसी की सजा, उसमें तो राजपूत समाज के जो क्रिमिनल है वो भी है, उसमें अन्य जाति के भी क्रिमिनल हैं। करनी सेना ने कल साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में बोला है कि 9 दिनों का सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो फिर हम सरकार को घेरेंगे। और पूरी भैया करनी सेना की जरूरत पढ़ाई से लेके शादी तक का पूरा, करनी सेना की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जब तक जिंदा है ना, तब तक उस परिवार की पूरी शादी और उस परिवार की नौकरी और प्रणब झा गैंग को फांसी, प्रवीण झा और एसपीडी ट्रायल और कोर्ट का गठन, ये क्या बात करेंगे? जाए पहले अपने राजस्थान में औकात नहीं, बिहार में ये बिहार में बहुत मर्द पैदा लिए हैं, इसकी कल्पना मत करिए। और वो था भूमि हदबंदी सीलिंग एक्ट के कानून के चलते। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की जब बात आती है तो उस वक्त कई तरह के सामाजिक सनलाइट सेना आए, लोरिक सेना आया, कुर्मी सेना आया, बेलछी की घटना घटी, इंदिरा गांधी आए, उसमें किन कौन कौन लोग थे? तो उस वक्त आपके फादर भी कम उम्र के थे। तो ये जब सामाजिक बदलाव और परिवर्तन होता है, तो जब चंदवा रूपसपुर में सुधांशु जी उस वक्त स्पीकर थे, इस्तीफा दे दिए और डेथ कर गए। जब उनके परिवार का नाम आया, 32 आदिवासी को मार के फेंक दिया गया था। तो जब नक्सल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, सामाजिक परिवर्तन, गरीबी और अमीरी के बीच जमींदारी प्रथा के खिलाफ, तो बहुत बड़ी चीजें हुई थी। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बहुत सारी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, आरक्षण को लेकर के बाबू जगदेव जी जब बड़ी लड़ाई, ये अब की बारी भादों में, गोरी कलाई कादों में, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, ये सारा जब सामाजिक परिवर्तन चल रहा था। और जब बेसिकली सबसे ज्यादा भारत में भू हदबंदी सीलिंग एक्ट उलझा हुआ था बंगाल और बिहार, और आज भी सीलिंग एक्ट और भू हदबंदी कानून सहित सबसे ज्यादा उलझा हुआ है बिहार। नक्सल वहीं पर ज्यादा है। आप नरेंद्र मोदी से पूछिए ना, कल गए सिल्लीगुड़ी तो कह दिया गोरखा भाई मेरा, जब आसाम गए तो बोला बोरो भाई मेरा, और तीन महीना पहले बोला बोरो को ठुस ठुस के मारेंगे, और चुनाव में जाके बोला बोरो मेरा खून, बोरो मेरा खून। 4 महीना पहले नरेंद्र मोदी कहा गोरखा से कोई समझौता नहीं, कल नरेंद्र मोदी बोला गोरखा मेरा खून।
ऐसा कैरेक्टर क्यों? पप्पू जी एक सवाल है, 2 लाख रुपया क्यों कर रहे हैं? अमित शाह जी बिना मास्क के पर्चा बांट रहे थे कल। तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और बंगाल में क्या कोरोना वायरस छुट्टी पर चला गया? यह किसने कहा कि 10 बजे के बाद वायरस ज्यादा आएगा? 10 बजे के बाद मिडिल क्लास के लोग और गरीब लोग बाहर नहीं निकलते हैं, वो मजदूरी करके सो जाते हैं। 10 बजे के बाद एलिट और खाने वाले लोग निकलते हैं, जिसकी संख्या 100 और 50 होती है। गाड़ी में 1 या 2 आदमी रहते हैं। ये कोरोना वायरस बिहार के चुनाव में भी छुट्टी ले लिया। सिनेमा हॉल खुले रहेंगे, स्कूल बंद हो जाएगा। 6:30 बजे तक ऑफिस से पदाधिकारी निकलते हैं, 7 बजे सब्जी खरीदता है। आपने मिडिल क्लास के पेट पर वार किया है, ये गलत है। कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं मौसम चेंज होने से। लोग मर रहे हैं भारत की जो बीमारी है, जो 1 करोड़ से ऊपर लोग महीना में मरते हैं, उन कारणों से। यह एक साजिश है। मास्क बिकना बंद हो गया था, पानी का सैनिटाइजर बंद हो गया था, दवाई बंद हो गया था। आखिर कोरोना यदि है तो एक साथ चैनल पर कोरोना कोरोना क्यों हो गया? और 7 बजे आप बाजार में 7 बजे के पहले भीड़ का अंबार लगा दिए, लोग आराम से निकलते थे। अब 7 बजे के चलते 10 बजे के चलते लोग एक साथ भीड़ लगा रहे हैं। क्या वहां कोरोना नहीं है? इंक्वायरी होनी चाहिए और चुनाव को रोक लगा दीजिए आप। हमेशा स्कूल पर चोट, हमेशा कोचिंग पर चोट, क्यों? ये दवाई की आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या ये दवाई में साजिश तो नहीं है कि 2 वैक्सीन के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, मर भी रहे हैं? आप बंद कर दीजिए दिन में, 1 बजे से 3 बजे आप खाने के समय में बंद कर दीजिए। लेकिन जब शाम में सब्जी खरीदने की बारी आती है, स्कूल को आप गाइडलाइन कर दीजिए जारी, लेकिन स्कूल और कोचिंग बंद क्यों? पॉलिटिशियन की सत्ता और सुख के लिए कोरोना नहीं है, और आम आदमी को भूख से मारने के लिए कोरोना। जितना भूख से मरेगा उससे कम साजिश करने वाले कोरोना से मरेंगे लोग। इसीलिए नीतीश जी का जो गाइडलाइन है वह कंप्लीट रूप से मिडिल क्लास, गरीब और कॉमन लोगों के विरोध है, आक्रोश है, गुस्सा है। मैं आग्रह करूंगा नीतीश कुमार जी गाइडलाइन को चेंज करें, बनाएं, और फिर स्कूल वाले फीस जबरदस्ती वसूलेंगे और उस वक्त सरकार खड़ा नहीं होगी। ये सही नहीं है। लगातार जिस तरीके से आज भारत में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि कहीं वैक्सीन नहीं है, तो फिर वैक्सीन का आयात क्यों हो रहा है? मैं अविलंब मांग करता हूं कि वैक्सीन के आयात पर बैन लगे, भारत का वैक्सीन बाहर नहीं जाए। किसी भी स्टेट में 2 दिन 4 दिनों से ज्यादा वैक्सीन नहीं है। विपक्ष के स्टेट के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है। यह आरोप जन अधिकार पार्टी का सीधा केंद्र और सत्ता पर है। मैं चाहूंगा वैक्सीन की आयात ना हो, बराबर का वैक्सीन सभी स्टेट में हो। जब वैक्सीन लगेंगे तो फिर सैनिटाइजर और मास्क और फिर डिस्टेंस। इसलिए वैक्सीन को ओपन किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन को लगाया जाए, यह मेरा डिमांड है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।